नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी, सचिन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। आज सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के उस उपहास की जिसमें उन्होंने देश की फॉरेन पॉलिसी का मजाक उड़ाया। राजनीति में एनिमोसिटी यानी कटुता इस तरह बढ़ती जा रही है कि पहले तो एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला होता था, लेकिन अब ये थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि विदेश नीति किसी एक दल की नहीं होती है, विदेश नीति तो देश की होती है। नेहरू जी से लेकर मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव से लेकर राजीव गांधी के समय में जो यूनाइटेड नेशन में डेलीगेशन भेजा गया था, तब अटल जी को भी भेजा गया था। तब ये नहीं देखा गया था कि यह विपक्ष का नेता है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन अमेरिका भेजा था, उसके प्रमुख कांग्रेस सांसद शशि थरूर ही थे। लेकिन राहुल गांधी ने इन सभी मान्यताओं और इन परंपराओं को तोड़ने का काम किया। वो देश की फॉरेन पॉलिसी का मजाक उड़ा रहे हैं। रचनात्मक कांग्रेस नाम से कार्यक्रम किया गया, नाम भी सुनिए, रचनात्मक कांग्रेस। इसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया। राहुल गांधी ने कहा कि हेड ऑफ स्टेट से गले मिलने को मोदी विदेश नीति समझते हैं, इसलिए वो जहां भी जाते हैं विदेशी नेताओं के गले पड़ जाते हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से गले लगकर एक एक्ट भी हुआ। इस दौरान संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री मोदी और इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के लिए ऐसी बात कही जो शायद इस कद के नेताओं को शोभा नहीं देती है, उन्हें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं है। इस बात का अफसोस ज्यादा है। आप तस्वीर देखिए। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। मेलोडी समझ के तो नहीं पकड़ा I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। इनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं। वो गले लगने लग गया, थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया मेरा दोस्त है, गले लगने 3 बार दोस्त होगा, वो पीछे पकड़ लिया उन लोगों। हाँ, वो 2 मिनट में देखो, ये सोच रही कि मेरे बड़े फ्रेंड है ना, ये सोचे मेरे बड़े फ्रेंड है, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं, तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने। और मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में लपेट लिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का उपहास किया तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। निशिकांत दुबे ने जो वीडियो शेयर किया, इसमें इंदिरा गांधी से क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो गले मिल रहे हैं। निशिकांत दुबे ने इस वीडियो फोटो को शेयर करते हुए पूछा कि राहुल गांधी, आप बताएं, इस गले पड़ने के जठाग्नि मैं बोलना पसंद नहीं करूंगी। बांसुरी स्वराज ने भी कहा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के बयानों को अशिष्ट, अभद्र और फूहड़ करार दिया और कहा कि वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कम और एक विफल स्टैंड अप कॉमेडियन ज्यादा लग रहे थे। आज जिस प्रकार की संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उससे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इन्वेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56-year-old मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर।
रही बात मोदी सरकार की कूटनीति की, तो नरेंद्र मोदी वो यशस्वी नेता हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 9 FTA साइन करके भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करा है। आज हर भारतीय को ये आश्वासन है कि यदि युद्ध हो रहा होगा तो मोदी सरकार ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन संकट मोचन जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर उन्हें सुरक्षित वापस भारत लेकर आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अनगिनत ऑयल टैंकर्स भारत में पहुंचे हैं केवल और केवल मोदी जी के अथक प्रयासों से। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब बयानबाजी केवल सोशल मीडिया के मीम्स और रील वैल्यू के लिए करते हैं। जो कुछ भी इस वक्त पॉलिटिक्स में हो रहा है वो बहुत ही पर्सनल लेवल पर हो रहा है, बहुत ही भद्दा हो रहा है, बहुत ही फूहड़ हो रहा है और जितने शब्दों में इसका खंडन किया जा सकता है किया जाएगा और हो भी रहा है। अजीत जी, लेकिन विदेश नीति को लेकर जब वो एक बात कह रहे हैं, विदेश नीति में गले मिलना कोई आज की परंपरा थोड़ी ना है। सालों से हर देश का राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से गले मिलता है, हैंडशेक करता है। आप एक जापान को छोड़ दें जहां पर कल्चर ही गले मिलने का बहुत कम है, लेकिन अब वहां पर भी ये कल्चर है। ये क्या फूहड़ता है? देखिए, ये डिप्लोमेसी जो होती है वो मल्टी प्रोंग होती है। आप एक चीज से नहीं डिसाइड कर सकते हैं या एक चीज से नहीं संचालित कर सकते हैं विदेश नीति को। मोटे तौर पर भारत की जो विदेश नीति है वो वही है जो आज़ादी के बाद बनी थी और चली आ रही है। पंडित नेहरू के समय जो विदेश नीति बनी, वो खुद ही विदेश मंत्री थे, तो वो जो विदेश नीति बनी, जो ड्राफ्ट किया गया, आज भी चल रहे हैं। नाम भले बदल गया हो, पहले नेहरू ने नाम बनाया था, नाम नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया था, अब प्रधानमंत्री उसको कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी। तो वो जो नाम है वही एक तरह से मल्टी अलाइनमेंट पॉलिटिक्स है। और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भारत आज ग्लोबल साउथ की लीडरशिप कर ही रहा है ना। भारत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में, भारत ही मुख्य लीडर है। तो ये वही ग्लोबल साउथ है जो नाम में था। तो नॉन अलाइन मूवमेंट, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी ये वही चल रही है। मोटे तौर पर भारत की विदेश नीति वैसी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज इसमें यह चेंज किया कि हमारा जो दो विश्व शक्तियां उस समय थी जिनके बीच कोल्ड वॉर था, तो हमारा एक रुझान झुकाव हमेशा रूस के साथ रहा, अमेरिका के साथ दूरी रही हम लोगों की, बल्कि अमेरिका विरोध में रहा हम लोगों के। तो इन्होंने बैलेंस किया कि हमारा एक बैलेंस हो। अभी अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, चाइना, रूस, अमेरिका, सबके साथ हमारे संबंध हो। हम अपने हितों को तरजीह देते हुए दुनिया के देशों के साथ संबंध बनाएंगे। हम किसी एक खेमे में नहीं रहेंगे और इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी चलेगी। उसको देखिए, ये दुनिया किस तरह से देखती है चीज़ों को। अमेरिका जब अपने नेशनलिज्म की पॉलिसी अपनाता है तो उसको कहा जाता है कि अमेरिका फर्स्ट है। भारत जब नेशनलिज्म की पॉलिसी अपनाए तो कहा जाएगा कि ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, ये राष्ट्रवादी हैं, और ये उसको दूसरा कहा। ये इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी, आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है? जैसे अमेरिका फर्स्ट है, आपका नेशनलिज्म है, अमेरिका फर्स्ट हो जाएगा, हमारा नेशनलिज्म गलत थोड़े हो जाएगा। तो ये पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि भारत, हम इंडिया फर्स्ट को रख के अपनी पॉलिसी चलाएंगे और हम बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। और वो चला रहे हैं। उसमें एक तरीका, और दूसरी बात एक समझिए, इसका दूसरा पहलू ये है कि प्रधानमंत्री बैकग्राउंड नहीं आए थे, कोई लीगेसी लेकर के नहीं आए थे। इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी थी, तो दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनका मेलजोल रहा, पहले का था और पर्सनल रिलेशन था। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं था। वो तो कहते ही है कि वो दिल्ली आए तो आउटसाइडर थे। तो आप जब दिल्ली में आउटसाइडर थे अपने ही देश में, तो आप ग्लोबल मंच पर सोचिए कितने आउटसाइडर होंगे। तो एक आउटसाइडर के नाते जब वो गए और उनको डिप्लोमेसी को एक दिशा देनी थी, तो उन्होंने लोगों से हाथ मिलाना, गले मिलने की पॉलिसी को एक तरीका बनाया कि हमारी दूसरी चीजों के साथ पर्सनल कनेक्ट हम करते हैं, अपना पर्सनल कनेक्ट। क्योंकि वो आउटसाइडर थे तो उन्होंने वो कनेक्ट किया। देखिए आजकल ये जो गंदा किया, ये क्या किया? आजकल नहीं हो रहा। देखिए आजकल प्रधानमंत्री भी लोगों से एक सर्टेन निश्चित दूरी रख के ये सब चीजें करते, क्योंकि एक समय था तो उन्होंने किया। अब उसके बाद जब वो चीजें खत्म हो गई, तब राहुल गांधी आज मिमिक कर रहे हैं आकर के। ये अच्छी बात कही उन्होंने कि एक डिप्लोमेटिक कमेंट नहीं था आपका, ना पॉलिटिकल कमेंट था, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह आप एक एक्ट कर रहे थे खड़े होकर के। देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे थे आप, देश की विदेश नीति का मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ बैठे हुए सारे देश के राजदूतों और उच्चायुक्तों ने इसको देखा होगा। उन्होंने क्या छवि आपकी बनाई होगी, उन्होंने ही नहीं देखा होगा, बाकी देशों के जितने एम्बेसडर्स हैं जो देश में हैं और जो बाहर भी हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? देखी, पूरी दुनिया ने देखा। और आपके प्रधानमंत्री के बारे में जो धारणा प्रधानमंत्री तक क्या ये बात नहीं पहुंची होगी? प्रधानमंत्री के बारे में जो उनकी धारणा है वो तो उनकी बनी हुई है। आपके बारे में जो धारणा बनी होगी वो इससे बनेगी कि आप किस तरह से फुहड़ तरीके से देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का, देश की विदेश नीति को अपमानित करने के काम आप कर रहे हैं, एक महिला को अपमानित करने का आप काम कर रहे हैं। इस पर आपको कतई रिग्रेट नहीं है, आपको तुरंत इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। जो कमेंट था संदीप दीक्षित का उसके लिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। नहीं, उनका तो कमेंट था और उस पर ये जो हंसी थी राहुल गांधी की, ये वो दिखाने के लिए थी कि दैट अच्छा हुआ तुमने ये बात कही,
है ना? हाँ, वरना हो सकता है आप प्लान भी हो। अपना भाई, हो अपनी सकता है हंसी पहले रोक से प्लान सकते भी थे। हो सकता है ये हुआ भी हो कि सकता है। भाई कहा जाएगा तो ऐसे कहना है, इस पर ऐसे रिएक्ट करना है। राहुल गांधी वैसे तो रचनात्मक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे, लेकिन रचनात्मक सम्मेलन में राहुल गांधी ने कोई रचनात्मक बात नहीं की, केवल आरएसएस, मोदी, अमित शाह को कोसा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्होंने मोदी की नींद उड़ा दी, अमित शाह को इतना डरा दिया कि वो संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं तो जुटा पा रहे हैं कह रही हूं, उनकी जो भाषा थी आप उन्हीं की भाषा में सुने। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। ये रचनात्मक कांग्रेस है सचिन जी। नहीं, देखिए, अगर आपका इंस्पिरेशन वो स्टैंड अप कॉमेडी है तो पहली बात तो है कॉमेडी में तल्खी नहीं हो सकती। आप अंदर से बिटर और बाहर से कॉमेडी नहीं कर सकते। दूसरी बात देखिए, अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब वो समय रैना और कौन इलाहाबादी वगैरह के शो में भाषा की मर्यादा जो है वो कॉमेडी के नाम पे आप उसको लांघ नहीं सकते, वो अश्लीलता है, फूहड़पन है। तो वहां पे जिस तरह का भाषा ये गृह मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली के वो जो प्रधानमंत्री सम्मान सूचक शब्द थे ना, है नहीं बोलना है बोलना है। हम लोग तो यहां तक ध्यान देते थे कि जब अटल जी अपने भाषण पढ़ते थे, सुषमा जी अपना भाषण पढ़ती थी, या जो नेहरू जी के लिखे हुए भाषण हमने पढ़े हैं, वो सम्मान सूचक शब्द गायब हो गए पॉलिटिक्स से। हर बार हवाला देते हैं इंदिरा गांधी का, हर बार हवाला देते हैं राजीव गांधी का। कम से कम उनके भाषा की गरिमा देखिए। उस समय भी तल्खियां होती थी, वाजपेयी थे, चंद्रशेखर थे, उस समय तो कांग्रेस के अंदर में मोरारजी देसाई से लेकर इंदिरा गांधी के बीच में बहुत ज्यादा तल्खी थी। भाषा की मर्यादा कभी नहीं लांघी गई। दूसरी, आपकी जो परवरिश हुई है, जिस माहौल में आप पले बढ़े हैं, आपको ये पता है कि भाषा की संवेदनशीलता, व्यंग होता है, विट होता है। आप फॉरेन पॉलिसी पे तंज करना चाहते हैं, करें, कैरिकेचर्स बनते हैं, कार्टून बनते हैं न्यूज़पेपर्स में, हर चीज में, वो आपका अधिकार है, आप करिए। लेकिन उसमें इस तरह की फूहड़पन, वो भी एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, दूसरे देश के, ये तो देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि यहां पे आप जब नेता विपक्ष आपकी मौजूदगी में कोई कह रहा है और आप उसको उसी समय रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं और अभी तक इसको आपने बैक ट्रैक नहीं किया, तो सीधी सी बात है कि देश का भी आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि जहां पे भाषा की संवेदनशीलता नहीं है। और उस नाते स्टैंड अप कॉमेडी जो हो, वो अगर आपका सोर्स हो भी तो कम से कम देखिए कि इसमें वो वल्गैरिटी ना हो जो अभी स्टैंड अप कॉमेडी तो यहां पे है कि करना कॉमेडी है लेकिन अंदर से तल्खी है, अंदर से बिटरनेस है। एक खबर पे आगे जाने से पहले बहुत कोई कमेंट अजीत जी, मणिशंकर अय्यर चाय वाला कहें तो नुकसान पड़ता है। राहुल गांधी ने जब चौकीदार चोर है कहा था तो वो भारी पड़ा था। इस बार तो उन्होंने मर्यादा की सारी सीमा लांघ दी है। पॉलिटिकली बैकफायर करेगा क्या? बिल्कुल ही करेगा। देखिए, अभी भी तमाम चीजों के बावजूद नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में देश में एक बड़ा सम्मान है और उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। और जो लोग नाराज भी होंगे किसी नीति की वजह से, उनको भी ये फुहड़ कमेंट उनके करीब ले जाकर के और मजबूत कर देगा, उनके समर्थन को और सीमेंटेड कर देगा। पता नहीं राहुल गांधी इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निजी हमला इनको नुकसान पहुंचाता है। आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर निजी हमला करेंगे तो उसके प्रति सहानुभूति होगी, चाहे वो कैसा भी आदमी हो। और यहाँ प्रधानमंत्री तो एक लोकप्रिय नेता है, उनके ऊपर जब आप निजी हमला करते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, उनके वोट को वो आप सीमेंटेड करते हैं। ऐसी चीजों का फिर बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री अपने हक में इस्तेमाल कर लेते हैं। आप उनके ऊपर जो फेंकते हैं ईंट, उसको अपना आपके ऊपर हमले का हथियार बना लेते हैं वो। अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। आज 14 अगस्त है। आज ही के दिन 1947 में भारत का विभाजन हुआ और इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर भारत इसे मना रहा है। विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मौन पदयात्रा हुई और ये पदयात्रा लखनऊ में जेपीओ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक हो रही है। इस पदयात्रा के जरिए उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्हें विभाजन के दौरान पीड़ा का सामना करना पड़ा। आज पदयात्रा के बाद विस्थापित परिवारों के सदस्य अपने अनुभव भी साझा करेंगे और इस पदयात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी के कई सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। तो तस्वीर आपके सामने है। विभाजन विभीषिका दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये शुरू किया। ये पीड़ा तो है, लेकिन जब 27 के इलेक्शन को देखकर हम इस पदयात्रा को एनालिसिस करते हैं तो वो 80-20 वाला चुनाव दिखाई देता है। ये पद यात्रा कैसे लोगों को कनेक्ट करेगी, और कनेक्ट अगर नहीं भी कर रही है तो अप्रोच क्या है? देखिए, आपका जो वर्तमान है वो आपके इतिहास से, आपके पास्ट से जुड़ा होता है, स्मृतियां रहती हैं। 3 क्षेत्र भारत के, मतलब बंगाल और पंजाब, ये तो 2/3 चले गए, 1/3 बचा। सिंध तो पूरा का पूरा चला गया, एक इंच नहीं बचा। तो ये मेमोरी जो है वो भी किस आधार पे हुआ था? टू नेशन थियरी में एक समाज ने ये कहा कि भाई, एक जो उस समय जिन्ना थे, मुस्लिम लीग थी, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को अलग, उनके लिए अपना देश चाहिए, वो बन गया। अब उसके बाद से आप देखिए, जब धर्मनिरपेक्षता की बात होती है तो कभी ये नहीं हो सकता, कोई ये नहीं कहता है जो मुसलमान यहाँ रह गए वो बोनाफाइड सिटीजन नहीं है, नहीं। लेकिन स्मृति में ये बात हमेशा आएगी कि कुछ ऐसे भी नेता हैं जो आके अपनी इस्लाम परस्ती, इस्लामिज्म और मुस्लिम इंटरेस्ट की बात करते हैं और साथ में संविधान की भी बात करते हैं। ओवैसी साहब हैं, उनका पूरा का पूरा मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में छुपा होता है। आप देखें, इस तरह के जब तरफदार लोग हो और जब उसको बाकी पार्टियां भी उनको सीधा अटैक न करे, सारा अटैक जब बीजेपी पे और हिंदू समाज की आस्थाओं पे होता रहा है, वैसे समय पे ये तो पीड़ा है जिसको याद रखना चाहिए। आपका जो सीए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो आपका एक्ट है, वो सब उसी जो पार्टीशन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, उसका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत को पूरा करना है, उससे जो सताए गए और उसके बाद उनकी पीढ़ियां यहां पे हैं, उनकी आइडेंटिटी आज भी बची हुई है कि जब वो मेमोरी में जाते हैं तो जो 2 जनरेशन के पहले वो वहां से आते हैं जहां पे वो अब जा नहीं सकते हैं, कुछ नहीं बचा है। तो उस नाते ये जो विभाजन विभीषिका है, इसकी स्मृति आपको याद दिलाती है कि इस देश के बनने में किस तरह की कीमतें चुकाई गई हैं। और ये स्मृति आज केवल वो समाज जो सीधा प्रभावित हुआ वही नहीं है, बाकी लोग भी हैं। और वैसी स्थिति में आपकी राजनीति हो, आपकी संस्कृति हो, आपकी स्मृति हो, वो सब आपके मनोभाव को, आपके आउटलुक को तय करता है। तो 27 का चुनाव भी जब होगा तो निश्चित तौर पे जो 80-20 की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इससे, इस टेम्पलेट से प्रभावित होगा। वो शायद कांग्रेस को भी याद दिलाते हैं कि कांग्रेस के दामन में भी दाग लगे हैं इस विभाजन की विभीषिका के। तो है उस समय की, तो उस समय जो पार्टी थी जो बात कर रही थी उनके ऊपर तो है ही, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि देश का विभाजन हुआ, उनके ऊपर तो ये जिम्मेदारी आयद भी होगी। लेकिन एक लंबी बहस का विषय है कि उस समय की स्थितियां कैसी थी, कि उस समय रोक सकते थे या नहीं रोक सकते थे। महात्मा गांधी तो कहते ही थे कि मेरी लाश पर विभाजन होगा, लेकिन इस विभाजन हुआ ही, चूंकि वो कई चीजें अब असंभावी हो जाती हैं, आप उसको टाल नहीं सकते। और ये धारणा इस देश में बन गई थी कि जो 2 नेशन थ्योरी की बात अभी कही सज्जन जी ने, कि हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये धारणा उस समय बना दी गई थी। तो और उस समय की जो स्थितियां थी, दंगे छिड़े थे इधर हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से लेकर के वेस्टर्न बॉर्डर पर चारों तरफ, तो उसको होना था वो हो गया। उस समय कांग्रेस के ही नेता फैसला किया, उन लोगों, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, नेहरू हो, इन सब के ऊपर भी उसकी जिम्मेदारी आएगी। ये जो स्मृति है, उस विभाजन की विभीषिका की जो स्मृति है, इसको जनरेशनल मेमोरी कहते हैं। और ये जनरेशनल मेमोरी कंटिन्यू करेगी और आगे बहुत कई सदियों तक जो है लोगों के, आपके व्यवहार को, आपके फैसलों को प्रभावित करेगी। अभी जिस 500 साल के बाद कहा जाता है, 500 साल के बाद अयोध्या में मंदिर बना, तो वो भी एक जनरेशनल मेमोरी है कि वो जनरेशन से वो मेमोरी आ रही थी कि मीर बाकी ने एक मस्जिद, वहां मंदिर था, तोड़ करके और उसको बनाई। ये जनरेशनल मेमोरी है, 500 साल के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये तो भी 1947 की है, अभी तो 80 साल पहले की काशी का ज्ञान वापी हो, बिल्कुल, ये चाहे मथुरा का कृष्ण मंदिर हो, वो तमाम बातें उस मेमोरी में रहेगी। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, जहां शुभेंदु सरकार इस वक्त एक्शन में है। वो सिर्फ दूसरी पार्टी के नेताओं पर ही नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं पर भी एक्शन ले रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अपमान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नागेंद्र रॉय उर्फ अनंत महाराज पर कार्रवाई हुई है।
शुभेंदु सरकार ने अनंत महाराज से बंग विभूषण का सम्मान वापस ले लिया है। कुछ दिन पहले अनंत महाराज ने नेताजी को युद्ध अपराधी बताया था। साथ ही भारत की आजादी की लड़ाई में नेताजी की लीडरशिप और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर सवाल उठाए थे। नागेंद्र रॉय को इसी साल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की तत्कालीन सरकार ने बंग विभूषण से सम्मानित किया था। यह कदम तब उठाया गया जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिया कि वो सोशल मीडिया पर नेताजी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी समेत सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने ये भी कहा कि कानून सांसदों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों पर समान रूप से लागू होगा। उधर साउथ कोलकाता के न्यू अलीपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को तोड़े जाने का मामला भी आया। नेताजी की स्टैच्यू का दाहिना हाथ तोड़े जाने के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए। प्रदर्शन हुआ, पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। अब ये वो कौन असामाजिक तत्व हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारी आजादी के नायक हैं, उनकी प्रतिमा को खंडित कर रहे हैं, या फिर सज्जन जी जो अभी शुभेंदु सरकार ने अपने ही राज्यसभा सांसद से बंग सम्मान को वापस ले लिया, ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वहाँ पे बंग विभूषण। हाँ, कि बंगाल के प्राइड हैं, ज्वेल है। और दूसरी बात देखिए, ये बहुत ही गैर जिम्मेदार और असंवेदनशील जानबूझ के दिया गया बयान है, क्योंकि आप जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉलोनियल भाषा है, वो इंपेरियल भाषा है, जो उस समय के कॉलोनियल इन्होंने किया था, जो ब्रिटिशर्स ने किया था, जो कैम्ब्रिज स्कूल हिस्ट्री में करते हैं, जो हमेशा दिखाते हैं कि कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से आप करें, वो उस तरीके से तो वो नागेंद्र रॉय ने किया। हाँ, 1857 को भी वो म्यूटनी कहते हैं, वो थोड़े ना वो फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ ये इंडिया नहीं कहते हैं। तो पहली बात तो ये भाषा जो है वो उनको नहीं कर। दूसरी बात देखिए, उसमें एक रीजनल सब रीजनल पॉलिटिक्स भी है। वो आते हैं राजवंशी कम्युनिटी से, कोच विहार से। कोच विहार बंगाल में आज़ादी से पहले जो था वो एक अलग किंगडम था, ठीक है, राजवंशी कम्युनिटी है, नॉर्थ बंगाल में है, और ये कोच कम्युनिटी में एक किंग मेकर माने जाते हैं, इनकी काफी पकड़ है। तो वैसी स्थिति में अगर आपको अपने हिस्ट्री को ग्लोरीफाई, आपको लगता है कि बंगाल जो मेन स्ट्रीम है, साउथ बंगाल जो है, अगर उसके नायक, उसकी भाषा, उसके प्रतीक, उसके मानक अगर आप पे हावी कर रहे हैं और आपकी पहचान को खतरा है, तो इसका यह तरीका नहीं है कि आप, जिसको पूरा देश जिस पे गर्व करता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, उसके बारे में अंग्रेजों की भाषा बोले। आप अपने कोच विहार के किंगडम की, आप अपने राजाओं के, उनके कंट्रीब्यूशन की, उसकी बात करें। इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सीधी सीधी राष्ट्रीय सम्मान की बात है। बिल्कुल राष्ट्रीय सम्मान की बात है, और सब रीजनल डायनेमिक, सन ऑफ द सॉइल पॉलिटिक्स के लिए इस तरह की भाषा को कतई निप इन द बड कहते हैं, कि बिल्कुल जब शुरू हो उसी समय खत्म करना चाहिए। तो बहुत उचित कदम उठाया है शुभेंदु अधिकारी ने। अब हम बात करेंगे झारखंड के छात्रों के हल्ला बोल के। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। आंदोलनकारी छात्र अपनी 2 मांगों को लेकर अभी भी धरने पर हैं। उनकी मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच हो, और इसके साथ ही जेपीएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए। इस बीच छात्र 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा भी निकालने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री आवास जाने वाले रास्ते पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन से अपील की है कि वो इस विवाद का समाधान करें, लेकिन अभी तक सरकार से अगले राउंड की बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। 10 तारीख के बाद अब तो अभी तक कोई कॉल नहीं आया है वार्ता को लेकर के। हम लोग जो हर रोज हर पल इंतजार कर रहे हैं सरकार हमसे वार्ता करे और हमारी मांगों को पूरी करे। कल चूँकि 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का दिन है, और जो सो उस दिन हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा रखे हैं, जिसमें झारखंड के संपूर्ण जिले से छात्र यहाँ आएंगे और इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विवाद अब झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। टीडीपीएल के जरिए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को भी जनहित याचिका के माध्यम से जांच के दायरे में लाने की मांग है। इस बीच सीआईडी ने जांच तेज की। सीआईडी की टीम जेपीएससी धांधली में शामिल 7 आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के सदर अस्पताल से एक वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आंदोलन को कमजोर करने के लिए बराबर साजिश कर रहे हैं। इस आंदोलन की वजह से आज जांच कमेटी गठित हुई और इतना कार्रवाई हो रही है, और सरकार सकारात्मक हमारी बातों को भी सुन रही है।
लेकिन संपूर्ण न्याय अभी बाकी है। लेकिन कुछ लोग इस आंदोलन में, मेरे आंदोलन के शुरुआत के लगभग 29-30 दिन बाद जुड़ करके इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, दिशा को भटकाना चाहते हैं। समय आने पर मैं सारे खुलासा करूँगा। जानकारी देते दर्शकों को कि 10-10 फीट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं, 100 जवान तैनात कर दिए गए हैं। हेमंत सोरेन के घर के चारों तरफ सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है। ये मामला खिंच क्यों रहा है? देखिए, अब एक तो पहले ये स्पष्ट हो जाए बात की जो छात्र हैं वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे, और इन्होंने ये कहा कि हम सीएम आवास घेरने नहीं जा रहे हैं। हमारी कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम सीएम आवास जाकर के घेरेंगे। इसलिए ये जो डर है ये उनका जो विधानसभा का मार्च हुआ था और जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी, और इसमें भी राज्य के अलग अलग हिस्से से लोग आ रहे हैं, तो इसको लेकर के उनको चिंता उनकी बड़ी है कि अगर आ गए छात्र तो फिर क्या होगा। अगर घेर लिया उसके बाद कहीं और कोई कार्रवाई हो गई, एक बार तो लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के इतनी आलोचना हो रही है, तो वो उसके पहले से अपनी वो तैयारी कर रहे हैं कि आसपास की घेराबंदी हो जाए, वो ना आए। छात्रों ने साफ कर दिया है कि वो सीएम आवास घेरने नहीं जा रहे हैं। अगर बीजेपी के छात्र भी इसमें जुड़ गए हैं, अब जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के, वो लोग करें तो वो अलग बात है। जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो नहीं करने जा रहे हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात जो आपने पूछा कि क्यों मामला खींच रहा है, इसमें अब आज ही एक रिपोर्ट छपी है, और हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस की आज लीड खबर है वो, कि जिस 143 सीट के लिए जेपीएससी की परीक्षा हुई थी और परीक्षा रद्द हुई है, उसमें उसका दूसरा पहलू है ये कि जो 2200 लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका क्या कसूर है। उसमें 1800 लोगों ने अपनी ओएमआर सीट भी फाइल कर दी है। ओरिजिनल ओएमआर सीट की जो कार्बन कॉपी उनको मिली थी उन्होंने भी फाइल कर दिया। वो बड़ा एक ह्यूमन स्टोरी है कि कैसे एक पेयर है जो मुंबई से आ रहा है मेंस की परीक्षा देने, उसने प्रीलिम्स निकाला हुआ है, तो वो उन लोगों का क्या दोष है? वो भी तो सफर कर रहे हैं, उस पहलू को भी तो देखना होगा। एक परीक्षा रद्द होती है, फेल होने वाले लोगों की संख्या निश्चित रूप से ज्यादा होगी। उस 143 सीट के लिए 14,000 लोग परीक्षा में अपीयर हुए थे, जिसमें 2200 सेलेक्ट हुए, तो फेल होने वाले 12,000 लोग हैं। लेकिन चुने गए 2200 लोगों के तो कसूर नहीं है ना, उसमें से 1800 लोगों ने ओएमआर सीट फाइल की है। तो जब एक परीक्षा आप कैंसिल करते हैं तो बड़ी संख्या में दूसरे लोग जो सफर करते हैं, जो सेलेक्ट हुए रहते हैं, जिन्होंने मेहनत की होती है, जिनकी उम्मीदें बंधी होती है कि अब हमको हमारा करियर एक रास्ते पर आ रहा है, उनका भी एक मामला होता है। तो कोई भी सरकार परीक्षा रद्द होने, रिजल्ट आने के बाद, प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद या मेंस का रिजल्ट आने के बाद जब आप परीक्षा को कैंसिल करते हैं तो एक दूसरा बड़ा समूह उससे प्रभावित भी होता है जी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक परीक्षा तो रद्द हो गई। अब अगर परीक्षा छात्र कह रहे हैं कि सीजीएल की भी परीक्षा रद्द कर, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है, फिर कहा जा रहा है कि 6 साल की सारी परीक्षाएं रद्द कर दीजिए, उसके पहले की परीक्षाएं रद्द कर दीजिए, उन सब की भी जांच कराइए, धांधली हो रही है। तो इन सब चीजों का बड़ा रिफल इफेक्ट होता है, हजारों हजार लाखों लोग प्रभावित हो जाएंगे। और तो सरकार को यह भी सोचना होता है, सरकार को उन लोगों का भी ध्यान रखना होता है। अब कोर्ट में जो मामला चला गया है वहां भी हमको लगता है कि वहां से कोई जल्दी से जल्दी वहां इस बात की सुनवाई हो करके कोई आ जाना चाहिए। जैसे 2024 के नीट की परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। जहां जहां जिस सेंटर पर गड़बड़ी की शिकायतें हैं वहां दोबारा परीक्षा कर। लेकिन फिर री एग्जामिनेशन तो नीट का हुआ था। नहीं, 24 में नहीं हुआ था, जिस सेंटर्स पर हुआ था, लिमिटेड सेंटर्स पर हुए थे। जैसे गुजरात में गोधरा, हरियाणा में ये हिसार, झारखंड में हजारीबाग। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पूरी परीक्षा रद्द मत करिए, 24 लाख छात्रों की परीक्षा, जहां गड़बड़ी की शिकायत है वहां रद्द करिए। हाई कोर्ट पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन परीक्षा धांधली पर जो छात्रों ने आंदोलन किया था, आंदोलन का सामना करे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए माइनिंग बिल पर एतराज जताया है। इसके खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस बिल पर दोबारा विचार करने की अपील की है। हेमंत सोरेन ने एक चिट्ठी राहुल गांधी को भी लिखी है। इस बिल के जरिए झारखंड के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को वार्निंग देते हुए लिखा है कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। हेमंत सोरेन ने सवाल उठाया कि खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक का, अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी। इस मामले को लेकर सीएम सोरेन ने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा। केंद्र के इस बिल पर साइन करने से पहले विचार करने की अपील की। यह बिल गुरुवार को ही संसद से पास किया गया है। तो यह अपील दरअसल राष्ट्रपति से की गई है क्योंकि पास तो ऑलरेडी हो ही चुका है। नए माइनिंग बिल को लेकर हेमंत सोरेन का तर्क यह है कि माइनिंग पर स्टेट टैक्स सीमित करने से राज्य की आय कम हो जाएगी और इससे राज्य को सालाना करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। राज्य की आय कम होने से शिक्षा, स्वास्थ्य का बजट प्रभावित होगा और सेस
राजस्व से राज्य में जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसके फंड में भी कमी आएगी। सोरेन ने कहा कि राज्यों को अपनी खनिज भूमि पर टैक्स लगाने का विधायी अधिकार है और नया बिल इस संवैधानिक अधिकार को कमजोर करता है। तो एक प्रदर्शन वैसे ही चल रहा है, उस प्रदर्शन के ऊपर दूसरा प्रदर्शन हावी करने की तैयारी है जो हेमंत सोरेन सरकार कह रही है। देखिए ये बिल पास हो चुका है और जहां तक इसमें देखिए, लेकिन अगर झारखंड सरकार के नजरिए से देखिए तो ये तर्क संगत है। कारण ये है कि ये अभी की बात नहीं है। आजादी के बाद एक पॉलिसी आई थी, हम सब लोग जानते हैं, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। उसमें क्या था कि जो मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, ये जो खनिज संपदा वाले राज्य थे लेकिन तटीय राज्य नहीं थे, तो यहाँ के खनिज को, खासकर कोयले को, बाकी आयरन ओर्स को, सबको ये कहा गया कि राज्य के बाकी, देश के बाकी जगह भी उसी रेट पे मिलेंगे। तो होगा क्या कि अगर मुझे कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो हम तो तटीय इलाके में जाएंगे ना, क्योंकि इंसेंटिव मेरा होता कि खनिज अगर सस्ता मिल रहा है तो हम उन जगह पे जाके एस्टेब्लिश करते। कारण इसका यह हुआ कि पूरा दक्षिण और पश्चिम के राज्य जो हैं वो काफी डेवलप हो गए और इससे पूरब, उत्तर पूर्व और मध्य जो सेंट्रल इंडिया है उसके राज्य जो खनिज संपदा में थे वो पिछड़ गए। तो ये नीति, अब ये बिल पास हो चुका है, केंद्र सरकार की अपनी रैशनलाइजेशन है, लेकिन अगर आप ऐतिहासिक तौर पे आजादी के बाद भारत के पूर्वी राज्य और उत्तरी और मध्य राज्यों के हिसाब से देखिए तो उनका हमेशा इस पे घाटा होता है और उसके बाद माइग्रेशन जो होता है इन राज्यों से पश्चिम और दक्षिण राज्यों की तरफ होता है। तो ये एक तर्क संगत डिमांड है, लेकिन एकदम सही समय पर उनके हाथ में ये मसला आया है। बिल्कुल, उस समय डाइवर्ट करने के लिए वो एक पॉलिटिकल पहलू है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और जहां तक पॉलिसी की बात है, इसे हम मानते हैं कि जो पूर्वी और उत्तर और मध्य भारत के राज्य हैं उनके साथ से फ्रेट इक्वलाइजेशन से लेकर उनकी संपदा को देश के बाकी जगह आप उसी रेट पे देंगे तो उन राज्यों का क्या होता है कि आर्थिक पिछड़ापन होता है और फिर वहां से लोग माइग्रेट करते हैं। लेकिन हाँ, समय के हिसाब से उनके हाथ में एक इमोशनल इशू है जिसको लेके वहां के लोग संवेदनशील हैं, इसको एक मुद्दा वो बना सकते हैं। तो अभी छात्रों से ध्यान भटकाने का भी राहुल गांधी जी को उन्होंने पत्र लिखा है। राहुल गांधी जी से भी पत्र नहीं लिखा गया छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन इन्होंने माइनिंग के लिए पत्र लिख दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, एक वो पता नहीं बोलना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, बैठा है तो बैठा है। खबर कुछ ऐसी ही है। हैदराबाद की नलसर यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एक राहत की खबर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है। इसमें 2026 बैच के छात्रों के वकील के तौर पर एनरोल करने पर रोक लगाई गई थी। अब ये क्यों हुआ था, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी आप जान लीजिए। नलसर के कुछ छात्रों ने दीक्षांत समारोह से पहले यह कहकर विरोध जता दिया था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों डिग्री नहीं लेंगे। छात्र चीफ जस्टिस के कॉकरोच वाले बयान से नाराज थे और छात्रों के इसी फैसले के विरोध में बार काउंसिल ने यह फैसला लिया कि 2026 बैच के छात्रों को वकील के तौर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एनरोल नहीं करेगा। हालांकि इस फैसले को तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर वापस ले लिया गया और यह कहा गया कि हर छात्र का अधिकार उससे नहीं छीना जा सकता। इस मामले में जांच की जाएगी, आइडेंटिफाई करने की बात होगी या नहीं होगी वो आगे की बात है, लेकिन फैसला फौरन 1 घंटे के अंदर अंदर वापस लिया गया है। एक बयान आप सुन लें इस पर। कल एक आदेश जारी हो गया, लेकिन तुरंत काउंसिल की मीटिंग हुई। काउंसिल ने उस पर कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। असल में मनसा ये है कि किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप जुडिशरी में मिलने में कोई नुकसान ना हो, और मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में कोई तकलीफ ना हो। मैं कोऑर्डिनेट करूंगा हर जगह से, जुडिशरी भी खुश रहे, स्टूडेंट्स भी खुश रहें और किसी को कोई नुकसान ना हो। इसी उद्देश्य से वो रात में मीटिंग के बाद सारा विड्रॉ कर लिया गया है। कोई इंक्वायरी नहीं होगी और स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे कोई आघात नहीं पहुंचने दूंगा। एक छोटी सी बात है अजीत जी, बहुत बहुत लेमैन की भाषा में मैं ये कहती हूं कि जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच है, वो छात्रों की भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इस पे फिर ये नलसर में क्या हो गया, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कैसा फैसला लिया? ठीक बात है, ये इस तरह के प्यूनिटिव एक्शन क्या ये मामला ही नहीं था। आप दंडात्मक कार्रवाई इसमें कैसे कर सकते हैं? इस बात के लिए कि अगर उस बैच के छात्र ये कह रहे हैं कि हम
चीफ जस्टिस के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। तो इसके लिए आप उनको उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। छात्रों की बात थी, दो बातें उन्होंने कही, एक तो कॉकरोच वाली बात। मैं वो छात्रों की भी बात का समर्थन नहीं कर रही हूँ। सीजेआई ने कोई बात कही, आपको कोई बात पसंद नहीं आई, उससे आपकी डिग्री का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक बात है, लेकिन अब उनका एक विरोध करने का एक तरीका है सबके। आजकल तो आप देख रहे हैं ना कि हर चीज में हम प्रोपोर्शन नहीं देख सकते हैं कि आपका विरोध डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये तो होता है हर कोई मध्य मार्ग है ही नहीं है। आप एकदम एक्सट्रीम पर जाकर के विरोध कर रहे हैं। तो ये छात्रों का एक एक्सट्रीम था। उन्होंने कहा कि कॉकरोच वाले बयान से नाराजगी थी, और दूसरी उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कथित तौर पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है ये सुनवाई करने के लिए। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं आई थी और हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है। लेकिन इन दो कारणों से उन्होंने कहा, और ये एक तरीका था उनका आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने का। उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाई। वो आए नहीं थे यहाँ जंतर मंतर, या उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो इस तरह से किया उन्होंने। तो इस बात का हल वहां लोकल जो यूनिवर्सिटी नलसार के एडमिनिस्ट्रेशन निकालता, वो चीफ जस्टिस से बात करता। चीफ जस्टिस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, उनकी भावनाएं नहीं आहत हुई। लेकिन अचानक बार काउंसिल की भावनाएं आहत हो गई। बार काउंसिल को लगने लगा कि चीफ जस्टिस का अपमान हो रहा है। भाई, चीफ जस्टिस के पास ये बात पहुंचेगी, लेकिन सर इंस्टीट्यूशन का अपमान तो बराबर हो रहा है। आप चाहे प्रधानमंत्री का देख लें, चाहे आप सीजेआई का देख लें, चाहे आप कोर्ट का देख लें, ये अपमान तो बराबर हो रहा है। तो इंस्टीट्यूशन की इमेज को डैमेज करने की बराबर कोशिश हो रही है। हाँ, लेकिन उसको बचाने की कोशिश भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से हो रही है। जैसे प्रधानमंत्री अपने पीएम का इंस्टीट्यूशन उसको बचाने सामने आए ना, उन्होंने कहा ना, उन्होंने सीधा सीधा संवाद किया। वैसे चीफ जस्टिस ने भी अपने मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका ये, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा या उनकी ये मंशा नहीं है। और अभी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर चीफ जस्टिस के कार्यालय से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के यहाँ से बात वो जो करके बार-बार आरटीआई या फिर ये सब जो केसेस लग रहे थे, उस पर उनका बयान था कि मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला मामला आया था उनके यहाँ कि इस मामले में सुनवाई करने के लिए। मैं वो कॉकरोच वाले बात कर रही हूँ कि वो उन्होंने जो कॉकरोच भी बोला था उसका संदर्भ वाज नॉट एग्जैक्टली युवा, बहुत सीमित संदर्भ था। उन्होंने कहा कि ये जो लोग, वो एक खास ग्रुप जो हमेशा पीआईएल लेके पहुंच जाते हैं, और ये कई बार कोर्ट ने पहले भी कहा है, कॉकरोच नहीं कहा। और उसमें सब पीआई लेके आते हैं, उनको नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री वाले। क्योंकि आजकल एक बड़ी ये भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर नीचे के कोर्ट तक इसकी भी जांच हो रही है कि बहुत सारे वकील फर्जी डिग्री लेकर के प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो उन्होंने फर्जी डिग्री वालों के लिए भी कहा कि फर्जी डिग्री वाले या ऐसे लोग जो इधर असफल हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, तो आरटीआई के जरिए या मीडिया के जरिए एक्टिविस्ट बन के आप वो जो बात कह रहे हैं ना सर, एक्सट्रीम, हर चीज को इतना एक्सट्रीम में लिया जा रहा है और कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं पहली खबर से लेकर इस खबर तक कह रही हूं, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चाहे राहुल गांधी हो, संदीप दीक्षित हो, निशिकांत दुबे हो, अभी आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो किया, सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एक खबर आपको और दे दूं, नीट और री नीट की परीक्षा में धांधली के मामले में बिहार की ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मेडिकल छात्र डॉक्टर उज्जवल राज और डॉक्टर रविशंकर उर्फ सम्राट और डॉक्टर रविशंकर का भाई अश्विनी कुमार शामिल है। ईओयू ने मुख्य आरोपी डॉक्टर उज्जवल राज को पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की परीक्षा केंद्र के बाहर से गिरफ्तार किया। जांच के दौरान उसके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी और 2,95,000 रुपए कैश बरामद हुआ। इसके बाद 12 अगस्त को रीनीट यूजी परीक्षा से जुड़े हुए 3 मामलों के मुख्य आरोपी डॉक्टर रविशंकर उर्फ सम्राट को गिरफ्तार किया गया। वो भी महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पावापुरी में एमबीबीएस फाइनल ईयर का छात्र है। डॉक्टर रविशंकर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को फर्जी तरीके से पास कराने के लिए स्कॉलर बिठाने और दस्तावेजों में हेरफेर करने का आरोप है। अश्विनी कुमार तीसरा आरोपी है, जो कि डॉक्टर रविशंकर का सगा भाई है और अभ्यर्थियों की तलाश की काम करता था। अब मैं ये जानना चाहती हूँ सज्जन जी, जो नया कानून बना है, उसी कानून के तहत ही क्या इन तीनों अपराधियों पर भी एक्शन होगा? देखिए, होना चाहिए, चूंकि वो कानून बन चुका है और उसके तहत जो इस कानून में प्रोपोर्शनेट जो एक्शन थे कि ये डेटरेंट साबित हो, उसके तहत ही होगा। और इसमें ये दिखेगा भी कि अभी तक संजीव मुखिया जैसे जो सरगना थे, नालंदा जिला तो बिहार में ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम स्कैंडल का हब है। संजीव मुखिया से संयोगवश वो नीतीश कुमार जी का भी गृह जिला है, लेकिन ये उसका डार्कर साइड है, ब्राइटर साइड नहीं है। तो अभी तक ये हो रहा था कि वो छूट जा रहे थे। अब जो नया कानून आया है जिसमें कि ईयर ऑफ पनिशमेंट बढ़ा है, उसके अलावा बाकी भी प्यूनिटिव प्रोविजन बने हैं, तो ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा देखने का कि जो कानून बना है, डेटरेंस जो आया है, वो व्यवहारिक तौर पे कितना वो सफल होता है, कितना वो डेटरेंट का काम करता है।
महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले ने हिंदी भाषी लोगों की कुछ परेशानी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में सभी कमर्शियल पैसेंजर वाहन चालकों के लिए मराठी अनिवार्य कर दिया गया है। ड्राइवर्स को मराठी सीखने के लिए 15 अगस्त तक का वक्त दिया गया था, जो कि कल खत्म हो रहा है। इसके बाद ऑटो, कैब और टैक्सी ड्राइवर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई ड्राइवर अगर बेसिक मराठी नहीं बोल पाता है तो उसे सबसे पहले 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस पीरियड में भी मराठी ना सीख पाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंशन के बाद भी मराठी ना सीखने पर ड्राइवर का लाइसेंस और परमिट हमेशा के लिए कैंसिल किया जा सकता है। जो 1949 का रूल है, वो रूल के हिसाब से उनको जो मराठी है, बेसिक मराठी, वो आना जरूरी है, मगर वो नहीं बात कर रहे थे अब तक मराठी में। तो हमने नया रूल बनाया और रूल के हिसाब से अगर उसको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के हमने हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको कहा है और उस माध्यम से कार्रवाई करना जब भी चालू किया तो कुछ यूनियन के लोग हमारे पास आए और उन्होंने वक्त मांगा जो 15 अगस्त को खत्म होता है। फिर भी हमारा यही कहना है, 1,10,000 से ज्यादा लोगों को हम मराठी सिखा पाए। 1,35,000 से ज्यादा लोगों ने हमारे पास कंप्लेंट भी की कि हम मराठी सीखने जा रहे हैं। तो मुझे आनंद है, खुशी इस बात की कि लोग मराठी सीख रहे हैं। मगर 15 अगस्त के बाद में अगर किसी को मराठी नहीं आता है तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी। पहले उन्हें 3 महीने की मोहलत दी जाएगी, उसके बाद में उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और फिर भी अगर उनको मराठी नहीं आए तो उनका परमिट कैंसिल किया जाएगा। 15 अगस्त की तारीख देश की आजादी की तारीख है। ये भाषाई बेड़ियों से आजादी की तारीख कब निकलेगी सर? नहीं, ये तो भाषा के आधार पर भेदभाव का जीता जागता उदाहरण है। हमने देखा नहीं किस तरह से आप कानून बना करके किसी को बाध्य कर रहे हो कोई भाषा सीखने के लिए। और अगर ऐसी नौबत आती है तो मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि किन स्थितियों ने आपको प्रेरित किया कि आप लोगों को कहें कि आप मराठी सीखिए। इतने वर्षों से, आज़ादी के बाद 80 साल में अगर ऐसी नौबत नहीं आई है, मराठी नहीं जानने की वजह से अगर कोई मेजर ब्रेकडाउन हुआ हो महाराष्ट्र में कि सार्वजनिक सेवाओं में जो गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, जो ऑटो टेम्पो चलाते हैं, जो ट्रक बस चलाते हैं, अगर उनको मराठी नहीं आती थी तो सारी सेवा ठप हो गई थी महाराष्ट्र की। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो बताएं वहां के लोग, वहां के मंत्री, वहां के सरकार बताएं। और सर सीखने की ये जो बात कह रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक मजदूरी करने वाला, ऑटो चलाने वाला बैठ के पढ़ेगा और सीखेगा कब एक भाषा? हम उस बात पर आ रहे थे। पहले तो ये कि कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, कोई समस्या नहीं आई है, कोई संकट नहीं हुआ है उसमें। कभी इस वजह से कोई बाधा सार्वजनिक परिवहन में नहीं आया है कि अमुक ड्राइवर को मराठी नहीं आती थी, कभी नहीं आया है। ठीक बात है। तो एक तो पहली बात यह है कि आप कोई सर्वे बताइए, कोई स्थिति बताइए जिसकी वजह, जिसने आपको प्रेरित किया कि आप ये कानून बनाएं। यह विशुद्ध रूप से भेदभाव का कानून है। आप उस स्वैच्छिक रखिए, आप कानून बना करके प्यूनिटिव एक्शन करके आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं कोई एक भाषा सीखने के लिए, और यह भेदभाव हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि सब समान है इस देश के नागरिक, आप उस नागरिकता में भेदभाव कर रहे हैं भाषा के आधार पर। यह नहीं चल सकता है। आप प्यूनिटिव एक्शन नहीं कर सकते हैं। आप इसको स्वैच्छिक रखिए कि वो सीखे, सीखने के लिए उसको समय दीजिए, उसके लिए सीखने की व्यवस्था करिए कि वो सीखे, और जितने समय सीखे उसके लिए उसका पैसा दीजिए उसके समय के हिसाब से, और तब उसको तब भी स्वैच्छिक रखिए। आप कानून बना करके नहीं कर सकते। और अगर आपको इतनी ही है तो गैर मराठी जो वहां पे माइग्रेट कर रहे हैं उनको बैन कर दीजिए। आप पहले ही उनके एंट्री में ही कर दीजिए ना। अगर आपकी सही में भाषा के प्रति प्रतिबद्धता है, संवैधानिक प्रावधानों का नहीं है, तो आप कंप्लीटली कहिए कि कोई भी वर्कर, ये भी नहीं, वो चाहे कॉर्पोरेट का हो, बॉलीवुड का हो, कहीं का हो, ये सार्वजनिक वाहन के चालक ही क्यों हो। नहीं, और ये चूंकि वो भी फिर संविधान का एक प्रावधान, प्रोविजन है कि हम इस देश का नागरिक इस देश के किसी भी हिस्से में जाकर के नौकरी और रोजगार करने के लिए स्वतंत्र, ये संविधान अधिकार देता है हमको। यह मौलिक अधिकार में आता है कि हम कहीं भी जाकर के, आर्टिकल 19 का पार्ट है कि हम देश में कहीं भी जाकर के नौकरी कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। आप हमको उसके लिए नहीं रोक सकते हैं। फिर अजीब सी स्थिति हमारे देश में है कि जो शिक्षा लेकर नौकरी करना चाह रहा है उसकी नौकरी चोरी हो जा रही है, जो परीक्षा देने के लिए बैठना चाह रहा है उसका पर्चा लीक हो जा रहा है, और जो बेचारा मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमा रहा है उसको आप ये कह रहे हो कि बैठो, पहले भाषा की शिक्षा लो और उसके बाद नौकरी करो, वरना टाटा बाय बाय, गुड बाय।